हेलो माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, आई होप यू आर डूइंग गुड। सबसे पहले मेनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ऑफ कोर्स आपने सेफल में बहुत सा परफॉर्म किया है। आई कंग्रेचुलेट अंकिता, कंग्रेचुलेट पारुल, निधि, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। सो सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट इन तीन का नाम मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इन्होंने किसी भी लेवल पे कहीं पर भी कोई मिस्टेक कमिट नहीं करी है। एनीवेज, तो ऐसे ही करते रहिएगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज कंटिन्यू ज्वाइन करके रखिएगा, याद रखिएगा। डेफिनेटली शॉर्ट कर रहा हूँ, ये आने वाले एग्जाम्स में ना आपको एग्जामिशन दिला के छोड़ेगा। ऑलराइट, चलिए विदाउट वेस्ट टाइम कम टू द पॉइंट। एंड यहाँ एक बात देखिएगा, हमने इस चैप्टर के अंदर जब हम बोर्ड कमेटी की बात कर रहे थे तो हमने इसमें बात किया था नीड क्या है, कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है, सेबी एलओडीआर के अंदर थोड़ी सी बातें पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि रैशनल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कमेटी क्या है, कमेटी मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी एस्पेक्ट्स हमने से पहले डिस्कस कर ली थी इस चैप्टर के अंदर। अब आगे बेटा ध्यान से पढ़ना, याद रखिएगा कुछ पार्ट ऐसा है जो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ध्यान से समझेंगे और याद रखिएगा एक ही तरीका फॉलो कर रहा है क्योंकि रेगुलर टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करते रहनी है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ कमेटी मेंबर। अब जनरली सिलेक्शन ऑफ कमेटी मेंबर कौन होगा, ध्यान से सुनना, रटना नहीं है, ध्यान से सुनना। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी डिसाइड करेगा कि इस कमेटी का मेंबर कौन बनेगा, क्लियर एकदम, या उस कमेटी का चेयरमैन डिसाइड करेगा कि उस कमेटी के अंदर कौन मेंबर होना चाहिए। अभी कैसे डिसाइड होगा, तो जिस नेचर की कमेटी बनी है, जिस नेचर की कमेटी बनी है, अगर मान लीजिए ऑडिट कमेटी बनी है तो ऑडिट कमेटी से रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप जानते हैं ऑडिट कमेटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ ध्यान देती है, अकाउंटेंसी की तरफ ध्यान देती है, तो यहाँ पर जो पर्सनल्स होंगे उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड से स्पेसिफिकली बिलोंग करता हो, ठीक है। तो हमने यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्या कि देखेंगे हम कि इसकी अपॉइंटमेंट करेगा बोर्ड अपॉइंट करेगा या फिर चेयरमैन ऑफ द कमेटी, क्लियर एकदम। देखो बेटा, कमेटी मेंबर मे बी अपॉइंटेड बाय ईदर बाय द बोर्ड और कमेटी चेयरमैन। नाउ क्या करने से करेंगे, नॉलेज, एक्सपर्टाइज डोमेन एंड टाइम कमिटमेंट। टाइम कमिटमेंट जो वर्ड यूज हो रहा है समझेगा, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कमेटी के लिए आप प्रॉपर टाइम अपना डिवोट कर सकें, कमेटी के वर्क को प्रॉपर अपनी डिवोशन दे सकें। वर्क की डिवोशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर, ऑफ कोर्स किसी कंपनी का डायरेक्टर है, उसको हमने क्या बनाया, वो डायरेक्टर क्या बना, कमेटी का मेंबर, तो वो सफिशिएंट टाइम डिवोट कर सके, वो मीटिंग्स अटेंड कर सके, जो इश्यूज हैं उस पर्टिकुलर कमेटी के, जो टास्क दिया गया है किसको, कमेटी को, उसको प्रॉपरली वो एग्जामिन कर सके, अपना डिवोशन दे सके। तो टाइम कमिटमेंट भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मान लीजिए एक डायरेक्टर पास पहले से बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स है, नंबर ऑफ कंपनीज में वो डायरेक्टर है और उसी को आपने कमेटी का मेंबर बना दिया, तो वो टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे, क्लियर कब नाउ। अब यहाँ कहते हैं जनरली क्या देखेंगे, व्हाट टास्क आर कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड अमंग द मेंबर प्रोजेक्ट्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नीड टू बी कंप्लीटेड टू दोज टास्क। तो पहला ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या काम दिया जा रहा है उस कमेटी को, क्लियर है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे मेंबर्स हैं ना उसमें से उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या उसके पास सफिशिएंट स्किल्स, एक्सपीरियंस है, क्लियर एकदम। नाउ मेंबर हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द कमेटी गोल्स। सर आप तो छोटा लाइन पढ़ा रहे हो बेटा, इसको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ। एग्जाम के पॉइंट से अगर छोटी सी बात पूछी गई तो ये पूछा जाएगा कि कमेटी मेंबर अपॉइंट कौन करता है, बहुत जनरल सी बात है ये, क्लियर एकदम। अब मैं कुछ खास बातों पर आपको लेके जाना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन राइज हो जाता है यहाँ पर कि कंपनी के अंदर जो कमेटी बनाई गई है उसकी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करेगा। देखो दो बातें इंपॉर्टेंट है, हमने एक बात समझ ली थी, या तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है ना डायरेक्टर कर देंगे, और अगर डायरेक्टर नहीं करते हैं, ऑलरेडी पहले से ही नहीं करते हैं, तो जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसी एक को अपना क्या बनाते हैं, चेयरमैन। अब इसके तीन प्रोविजन चलते हैं, ध्यान सुनो मेरी बात को। या तो एक्ट में लिखा होगा कि कौन चेयरमैन बनेगा, एक्ट में अगर नहीं लिखा है ध्यान सुनना, या एक्ट में कौन सा एक्ट बोल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कौन चेयरमैन बनेगा उस कमेटी का, क्लियर है, या फिर कोई अदर लॉ प्रोवाइड कर रहा होगा कि भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल IRDA अगर बना रहा है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो मींस ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जिनके ऊपर IRDA अप्लाई होता है, ऑफ कोर्स IRDA अप्लाई होता है किस पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, तो उसके कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं, उसमें अगर डिफाइन किया हुआ है तो उसको फॉलो करो। या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी का वो डिसाइड करता है कि कौन बनेगा चेयरमैन ऑफ द कमेटी
क्लियर एकदम। कमिटीज की बोर्ड कमेटी। तो पहले हम क्या बात रखेंगे यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात है, बोर्ड में अपॉइंट कमेटी चेयरमैन और कमेटी मेंबर में चूज और इलेक्ट चेयरमैन, या वो डिसाइड कर सकते हैं। खास बात क्या याद रखनी है, चेयरमैन की ड्यूटी बनती है, बहुत छोटी छोटी एस्पेक्ट्स हैं, आपको जनरली वही सेम बातें। देखो चेयरमैन क्या करना चाहिए, चेयरमैन ऐसा हो जो लीडरशिप स्किल्स हो, बिहेवियरल स्किल्स हो, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स का मतलब जो गोल दिया गया है उस कमेटी को ना, उस कमेटी को जो रोल प्रोवाइड किया गया है उसे अचीव करने के लिए अपने कमेटी मेंबर्स को लीड कर सके। क्लियर एकदम। सो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। चेयरमैन सिलेक्टेड शुड हैव मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। क्लियर। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग आर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द वर्क। अब चेयरमैन जो होगा कैसा होना चाहिए, उसके पास उस पर्टिकुलर, देखो समझो, मैं यहाँ पर आज क्योंकि आपसे डिस्कस करूंगा ऑडिट कमेटी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको पहले भी पता होंगी। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर चेयरमैन बना रहे हैं आप, किसका, ऑडिट कमेटी का, तो एक प्रोविजन कहता है एक्ट के अकॉर्डिंग कि भाई आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेयरमैन बनाएं। क्लियर एकदम। अच्छा, दूसरी बात समझेंगे यहाँ पर, अब जो जिसको चेयरमैन बना रहे हो ना, उसके पास जो सफिशिएंट एक्सपीरियंस नॉलेज होना चाहिए। आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, समझ रहे ना, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो है, ये जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंसी के है तो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब क्या होता है, उसको वो नॉलेज जो एक्सपीरियंस दो। क्लियर है, ताकि वो इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कर सके, समझ सके, एनालिसिस कर सके, एग्जामिन कर सके। तो इसलिए देखेंगे क्या, must have knowledge and experience of relevant to the work and leadership and behavioral skills। कैसा होना चाहिए बेटा, लीडरशिप एंड बिहेवियरल स्किल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमेटी के अंदर जब मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किसी को सुनता है, किसी को नहीं सुनता है। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिहेवियरल स्किल्स। वो सबको एक प्रायोरिटी दे, सबके ओपिनियंस को कंसीडर भी करे और फिर मेजॉरिटी के साथ डिसीजन ले। क्लियर है ना। ये सिर्फ हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, इसमें सिर्फ कीवर्ड्स मैंने निकाल के आपके लिए रखे हैं खास, इसलिए वहाँ फोकस करना है। और रीड करने को मैंने मना नहीं किया, लेकिन कीवर्ड्स को याद इसलिए रखना है ताकि एग्जाम में जब आंसर आ जाए तो आंसर आपको ड्राफ्ट करते वक्त डिफिकल्टी नहीं आए। क्लियर एकदम। नाउ चेयरमैन का मेन काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट। चेयरमैन कोऑर्डिनेट्स वर्क एंड एस्टैब्लिश एन एनवायरनमेंट ऑफ थॉटफुल डेलिब्रेशन। बेटा थॉटफुल सबको पता होगा, डेलिब्रेशन समझते हैं ना, डिस्कशन। मेरे बच्चों दिख रहा है, डिस्कशन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिस्कशन, थॉटफुल डिस्कशन। समझना, एक एजेंडा का आइटम है, कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें एक एजेंडा का आइटम है, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, ऑडिट कमेटी के अंदर एक एजेंडा का आइटम है कि यू नो व्हाट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड, संभावना है कि वहां कंपनी में फ्रॉड हुआ है या हो सकता है। अब ये आइटम को जब रखा गया है, इसे कैसे रोका जाए, हाउ टू प्रिवेंट द फ्रॉड, ये क्वेश्चन राइज हो गया। अब कमेटी क्या करेगा, जब बैठेगा तो वो सबके, चेयरमैन की ड्यूटी बन गई कि वो कोऑर्डिनेट करे। क्लियर, कोऑर्डिनेट करे मतलब विद द टीम मेंबर्स। क्लियर। एंड सेकंड, सुने सबको भी, उनके ओपिनियंस को भी कंसीडर करे। तो यहाँ हम देखो क्या क्या पॉइंट्स हमको मिलते हैं। देखो दो पॉइंट्स याद रखना। पहला पॉइंट मिलता है कि कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड करेगा या फिर मेंबर लोग डिसाइड करेगा। कैसा क्वालिटी होना चाहिए, बिहेवियर एंड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, बिहेवियर एंड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज कंसीडर करेंगे उसके लिए, थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट वर्क। क्लियर एकदम। चौथा पॉइंट क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट वर्क एंड एस्टैब्लिश द एनवायरनमेंट ऑफ थॉटफुल डिस्कशन। थॉटफुल डिस्कशन जब भी हो सकता है जब आप दूसरे के ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कमेटी में मेंबर तो बैठे हुए हैं लेकिन कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, बोला हम बोलेंगे करेंगे क्या, बोल के हम करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ हमें बोलने दिया कहाँ जाता है। क्लियर एकदम। नाउ कमेटी चेयरमैन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, याद भी कीजिएगा। क्लियर एकदम। प्रिपेयरिंग द एजेंडा मीटिंग्स, assigning responsibility to committee member and follow up the make sure assigned work is being done by the member। ये पॉइंट नंबर हमको क्या मिल जाएगा बेटा, पॉइंट नंबर 4 ये मिला हमको, पॉइंट नंबर 5 हमको ये मिला पूरा। अब आप देखो कैसे याद करेंगे, सिंपल सी बात है। चेयरमैन का काम क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेट करना, ये हम अभी बात समझे, ठीक है। सेकंड क्या, उसके बाद क्या बोले हम कि चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्रिपेयरिंग द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेंबर। लेट्स से एग्जांपल ऑफ इट, क्या क्या आइटम डिस्कस किए जाने चाहिए। आज प्रपोजल क्या रखा गया है, बोर्ड आपकी किस रिकमेंडेशन को कंसीडर करना चाहता है, क्या कोई पॉलिसी इशू राइज हुए हैं, कंपनी पॉलिसीज इशू राइज हुए हैं, तो उस मैटर के ऊपर एक एजेंडा प्रिपेयर करेंगे।
अब चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड assign the responsibility to whom? To member, and also check that, make sure क्या करे कि भैया वो जो साइन रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है क्या वो मेंबर उस काम को कर रहा है नहीं कर रहा है. इज इट क्लियर? कोई डाउट मेरे बच्चों को? आई होप छोटा छोटा बात याद हो रहा होगा. पॉइंट नंबर फर्स्ट बनाइए इसे, पॉइंट सेकंड, ठीक है, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड हमको ये मिला, पॉइंट थर्ड, पॉइंट फोर्थ एंड पॉइंट फिफ्थ. आई होप क्लियर होगा यहाँ पे. अच्छा यहाँ कुछ बातें बोलिए. देखो कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट. हमने भी पढ़ लिया था पहले भी ये कि चेयरमैन या तो कौन होगा. मैं देखो पहले हम तो बता दिए हैं तो आर्टिकल में मेंशन किए हुए हैं, नहीं किया है तो, और चेयरमैन है ही नहीं, सपोज चेयरमैन है नहीं तो मेंबर लोग इलेक्ट कर सकता है. वैसे बताए चेयरमैन अगर किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं है तो बोर्ड बता देगा कि कौन चेयरमैन बनेगा. और अगर सपोज जो मेंबर लोग हैं वो लोग भी डिसाइड कर सकता है कि चेयरमैन कौन बने. सपोज चेयरमैन है बट मीटिंग अटेंड नहीं किया विद इन 5 मिनट्स फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ द मीटिंग. 5 बजे मीटिंग रखी थे मान लीजिएगा और वो 5:05 तक नहीं आए. द मेंबर ऑफ द मीटिंग प्रेजेंट इन द मीटिंग, द मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग विल डिसाइड और इलेक्ट एनी वन ऑफ देम ना चेयरमैन ऑफ सच मीटिंग. यहाँ SS1 भी कुछ बोलता है. SS1 कहता है कि आप एक्ट के अकॉर्डिंग या तो चेयरमैन को अपॉइंट करें या किसी लॉ में लिखा तो उसके अकॉर्डिंग करें या फिर आर्टिकल चेक करें. देखो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ. SS1 कहता है, क्या कहता है, कमेटी चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमेटी एज ए चेयरमैन. मैं या फिर मेंबर लोग डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग विद द एक्ट. कैसे बेटा? एक्ट के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग या आर्टिकल्स में लिखा है. वैसे याद देखिए सीरीज ऑर्डर में लिखा हुआ है. सीरीज ऑर्डर का मतलब पहले एक्ट को चेक कीजिएगा. एक्ट में कुछ नहीं दे रखा है कि किसी और लॉ में बोल रखा है. अगर किसी और लॉ ने भी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है तो आर्टिकल्स में आप मेंशन कर सकते हैं. अब इंपॉर्टेंट बात कहती है, ध्यान सुनना. If no chairman has been so elected or if elected chairman is unable to attend the meeting, committee shall elect one of its member present at to chair and conduct the meeting. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट आती है. देखो ध्यान सुनना. Unless otherwise provided in the articles, जब तक कि कोई ऐसी बात आर्टिकल्स में अलग से मेंशन ना की गई हो. तो सिंपली क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. चेयरमैन अगर नहीं है तो बोर्ड डिसाइड करेगा और या फिर मेंबर डिसाइड कर सकता है. क्या हो रहा है, अगर चेयरमैन है बट विद इन 5 मिनट्स प्रेजेंट नहीं हुए इन द कमिटीज मीटिंग, इन दैट केस मेंबर जो प्रेजेंट है वो लोग इलेक्ट कर लेगा किसी एक को. आर्टिकल्स प्रोविजन प्रोवाइड कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आप एक्ट का या किसी अदर लॉ का वायलेशन ना कर रहे हो. और आर्टिकल ये मेंशन कर सकता है. सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इट. आर्टिकल कहता है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कमिटी विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द committee in the absence of the chairman. In the absence of the chairman, the senior most member, senior most मतलब एक्सपीरियंस में सीनियर हो सकता है, क्लियर एकदम, या ड्यूरेशन में एक्सपीरियंस हो सकता है, टेन्योर में एक्सपीरियंस हो सकता है, सीनियर हो सकता है, तो वो बनेगा. तो आर्टिकल ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड आर्टिकल वायलेट ना कर रहा हो एक्ट को या किसी अदर लॉ को. क्लियर? नाउ अब यहाँ पे कह रहा है कुछ तरह से कंटेंट्स हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए कि किस ऑब्जेक्टिव से बनाई, ये कंपोजिशन कितने लोग होंगे, कमेटी कैसे बनेगी, ठीक है, सेक्रेटरी का रोल क्या होगा, कॉरम, मीटिंग्स, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है बेटा. टर्म ऑफ रेफरेंसेस का मतलब इन सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और फिर कमेटी इसको एक डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, डॉक्यूमेंटेड की जाएगी. फर्दर कमेटी उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो उसको टास्क दिया गया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो उसे परफॉर्म करना है. यहाँ हम दौड़ते चल रहे हैं. अब आपको सुनो मेरी बात को ध्यान से. कंपनीज एक्ट 2013 ना आपको सबको अच्छे से याद होगा. कमेटी बोलता है ऑडिट कमेटी बनाओ जिन पे एप्लीकेबल होगा, प्लस NRC बनाओ, नॉमिनेशन कमीशन कमेटी आप सुना होगा, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ठीक है, आप सबको पढ़ा होगा, एंड CSRC कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी. ये तो कंपनीज एक्ट में दी गई हैं. अब यहाँ से अगर CSR का हटा दो तो ये बोलता है सेबी का LODR 2015 रेगुलेशन. कहता जी ऑडिट कमेटी हम बताएंगे, हमारे भी फास्ट सुनो क्योंकि हम लिस्टेड एंटिटीज पे अप्लाई होंगे. NRC कैसे बनेगी, SRC कैसे बनेगी, क्लियर है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कैसे बनेगी. तो हम जब भी कमेटीज की बात करते हैं तो हमें दो लेजिस्लेशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है. 2-4 नहीं कह रहा हूँ, 2 लेजिस्लेशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है, कंपनीज एक्ट की तरफ एंड NRC की तरफ. इज इट क्लियर? सॉरी, कंपनीज एक्ट की तरफ और LODR की तरफ. क्लियर? कोई डाउट? नाउ स्टार्ट विद द ऑडिट कमेटी. देखो बेटा ये डायग्राम आपकी बुक में मॉड्यूल में अवेलेबल होगा एंड होप क्लियर होगा आपको. मैंडेटरी कमेटी ऑफ द बोर्ड कौन कौन सी, कंपनीज एक्ट में, सेबी LODR में. ऑडिट कमेटी कंपनीज एक्ट में बता रहा है, नॉमिनेशन बता रहा है, स्टेक होल्डर है,
एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? सेम यहां बोला, LODR भी बोलता है क्या? ऑडिट कमेटी, NRC एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। नाउ स्टार्ट विद द ऑडिट कमेटी। ध्यान सुनना है मेरी बात को बहुत ध्यान से। ऑडिट कमेटी मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बट इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप यहाँ पढ़े नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि पहले पढ़ी हुई है इसलिए। ठीक है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, और कुछ रिवीजन भूल रहे होंगे तो याद आ जाएगा। आप लोगों को याद होगा सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वन मोर टाइम, सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक बार फिर से ना, कंपनी एक्ट का सेक्शन 177 बात करता है किसके लिए? ऑडिट कमेटी। सुनो ध्यान से, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया हुआ है, सेक्शन 292A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 करीबन ईयर 2000 में ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन दी थी और उसको एक सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 292A, बट उसने बहुत ब्रॉड में डिटेल में कुछ खास बातें नहीं करी ऑडिट कमेटी के बारे में। ना सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ना डिटेल एनालिसिस करता है और डिटेल तरीके से आपको एलैबोरेट करके बता रहा है यहाँ पर कि ऑडिट कमेटी कैसे बनेगी, क्या फंक्शंस होंगे, क्या रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉरम क्या होगा, मीटिंग कैसे होगा। लेकिन साथ के साथ इसके आपको पढ़ना पड़ता है क्या? सेबी LODR रेगुलेशन 2015, सेक्शन 177 सबसेक्शन 1। एक बार वापस बोलिए मेरे साथ में, सेक्शन 177 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रीड विद रूल नंबर 6। क्या सर? रीड विद रूल नंबर 6 ऑफ, देखो ध्यान सुनना, जल्दबाजी में हम जल्दी बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा, लेकिन इनको भूल मत जाना। एग्जाम में कोड करोगे ना तो मार्क्स मिलेगा, और इससे क्वेश्चन डेवलप होता है केस फॉर्म में, सिचुएशन फॉर्म के अंदर, अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन डेवलप होता है, तो इसलिए ध्यान से समझना है। क्लियर है? तो सेक्शन 177 सबसेक्शन 1, रीड विद रूल नंबर 6 ऑफ मैनेजमेंट। देखो सर ना, मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड, मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड रूल 2014 कहता है एवरी listed public company is required to constitute every public listed company is required to constitute what? Audit committee. And rule 4, appointment and qualification of director, rule 2014 ना, कंपनी एक्ट का रूल नंबर जब बोल रहे हैं 4, तो दो रूल आते हैं यहाँ पर। रूल 4 किसका है बेटा? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। रूल 6 क्या कर रहा है, वो किसके लिए बता रहा है? मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड। जब रूल 6 पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? ऑडिट कमेटी। जब रूल 4 ऑफ विच रूल 4 कहां से आया बेटा? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। क्लियर एकदम? तो वो बोलता है पब्लिक कंपनी, ऑल पब्लिक कंपनी with paid up share capital 10 crore, with paid capital 10 crore, एक बार वापस, with paid up share capital 10 crore। फिर बोलता है जी टर्नओवर हैविंग 100 करोड़ और मोर, और बोलता है जी पब्लिक कंपनी के लिए बोल रहा हूँ सर, हाँ, और बोलता है आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स और डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स और बोरोइंग्स इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 50 करोड़। तो ऑडिट कमेटी बना लो चुपचाप। समझ में आ रहा है? चलिए बताते हैं, देखिए, चलिए आइए देखिए, आ जाइए मेरे बच्चे, साथ में आ जाइएगा। जनरली देखो उसके मेन टास्क क्या है, कहता ओवरसाइट, प्रिंसिपल ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। ये पॉइंट नंबर 1 है। आप अगर थोड़ा अगर यहाँ से भी ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा, ये पॉइंट नंबर 1 है। बच्चे किसी को नहीं पता हो कि ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, तो फिर सुपरविजन जिसे बोलते हैं, सुपरविजन। किसी को लगता होगा सर हमें इतनी तो इंग्लिश आती है, आई नो दैट वेरी वेल, आपको आती होगी। जिन्हें थोड़ी डिफिकल्टी होती है न्यू वर्ड साथ में, वैसे बहुत पुराना वर्ड, आई नो दैट वेरी वेल, बट अगर आपको लगता है सुपरविजन मुझे इजीली ग्रैब हो जाता है माइंड में, तो आप सुपरविजन भी याद रखिएगा। तो उसका काम क्या होगा? सुपरवाइज करना, क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स। क्लियर है? दूसरा टास्क देखते हैं यहाँ पर इसका हम, एनहेंस कॉन्फिडेंस। पॉइंट नंबर 2 कहता है एनहेंस कॉन्फिडेंस इन द इंटीग्रिटी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पॉइंट नंबर 2, जब इंटीग्रिटी बोल रहे हैं मतलब ट्रुथफुलनेस, सच्चा, ट्रुथफुलनेस। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 क्या बोला हमने? प्रिंसिपल ओवरसाइट किस चीज के लिए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स। भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या एज पर द रेगुलेशंस एंड एज पर द एक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, ये देखना। फिर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना, एनहांस द कॉन्फिडेंस इन रिस्पेक्ट व्हाट? इन द इंटीग्रिटी ऑफ कंपनी फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग, कि भैया ये जो रिपोर्टिंग अब आपके पास आ रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स, ये करेक्ट है, एडिक्वेट है, फेयर है।
थर्ड कहता है पॉइंट नंबर इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। आपको पता होगा इंटरनल ऑडिट, या जब हम बात करते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का ना, तो यहाँ पर ऑडिट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। एग्जीक्यूटिव पे पढ़ा होगा आपने ये ना। एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, 3 पॉइंट तो हमको यही मिल गए। सिंपल सा पॉइंट है, 3 पॉइंट सिंपल से, मेरे बच्चों एक बार बोलो ना। प्रिंसिपल ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। सेकंड क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस, एनहेंस द कॉन्फिडेंस इन द इंटीग्रिटी ऑफ, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए किसमें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्लियर एकदम, एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ पे देखो मैंडेटरी बताता है, अभी हम पढ़ते हैं कैसे, देखो आओ। सेक्शन 177 सबसेक्शन 1, सेक्शन 177 सबसेक्शन 1 कहता है क्या, कहता है 177 रीड करना पड़ेगा विद रूल नंबर 6 ऑफ मीटिंग ऑन बोर्ड एंड इट्स पावर। तो ये तो अप्लाई किस पे हो गया मेरे बच्चों, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे। अभी क्या अभी बोला है आपको याद होगा, ठीक है। और रूल 4 बात करता है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जिसने ये बातें बताई हैं, देखो ध्यान से, जिसने यहाँ पर ये कुछ बातें डिस्कस कर रहा है आपसे। रूल 4 जब पढ़ते हैं तो कहता है एवरी पब्लिक कंपनी, ध्यान से मेरे बच्चों, एवरी पब्लिक कंपनीज पेड अप कैपिटल 10 करोड़, यह कहता है हैविंग अ टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, या ऑल पब्लिक कंपनीज इन एग्रीगेट बोल रहा है, चाहे वो आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स हो, आपके बोरोइंग्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, एक्सीडिंग 50 करोड़। और अब सर एग्रीगेट का मतलब इन सबको मिलाकर, अकेला हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर इन सबको मिलाने के बाद में ना एग्रीगेट अगर हम निकालते हैं और वो कितने निकल रहा है, एक्सीडिंग 50 करोड़, हाँ तो ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा रे। क्लियर एकदम। तो हमको यहाँ क्या रखना है, सेक्शन 177 सबसेक्शन 1 याद रखना है। रीड विद रूल नंबर 6, जिसका किसका है बेटा, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। वो तो कहता है जी एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, ऑडिट कमेटी, एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी। क्लियर है। रूल 4 किसका है मेरे बच्चों, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जिसमें बोला पब्लिक कंपनी ना, पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, अप्लाई करो। सर टर्नओवर, सर इसका टर्नओवर 100 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है, अप्लाई होगा। सो उसकी पब्लिक कंपनी के ना आउटस्टैंडिंग लोन्स और डिबेंचर्स और बोरिंग्स और डिपॉजिट्स एक्सीड कर गया सर, इन एग्रीगेट कितना 50 करोड़ ज्यादा कर गया, अप्लाई होगा, चिंता मत करो अप्लाई होगा। अच्छा इनका डेटा कैसे निकालेंगे, लेटेस्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट से, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी टेकन टू अकाउंट। लेटेस्ट का मतलब जैसे मान लीजिएगा अब इस ईयर हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट ऑडिटेड जो स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके बेसिस पे हम लोग ये ऊपर वाली लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो बेटा पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, बुलवाएंगे बार-बार बुलवाएंगे आपसे, हैविंग यू नो व्हाट टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स और डिबेंचर्स और बोरिंग्स और डिपॉजिट्स 50 करोड़, एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। क्लियर एकदम। कहता जी अगर ना कोई कंपनी है जो कौन सी है पब्लिक, वो है IFSC और वो लोकेटेड है SEZ के अंदर, जिसको लाइसेंस या तो IRDA ने दिया है या SEBI ने दिया है या RBI ने दिया है, बोलो उसके ऊपर 177 नहीं लगाएंगे। देखो ये बॉक्स में ये बात नोट की है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज लाइसेंस्ड बाय RBI, SEBI, IRDA, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स, मेरे बच्चे जानते होंगे इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स। क्लियर है। लोकेटेड इन अप्रूव्ड विद मल्टी सर्विस SEZ, तो सेक्शन 177 क्या कर रहा है, अप्लाई नहीं होगा। क्लियर एकदम। चलिए अब यहाँ पे बेटा रेगुलेशन 18 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। ये केस जो दे रखा है ना बेटा, मैं आपको सीधा समझाता हूँ, सुनाता हूँ, फिर आप रीड कर लेना, सिंपल सी बात है, ध्यान सुनना। चलो पहले रीड ही करा दें यहाँ तुमको, आओ, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर बताया ही था। देखो कहता है एक श्रुति पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इन रे समझते हैं, इन रेफरेंस, इन रे मतलब इन रेफरेंस, इन द रेफरेंस द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच, यहाँ सिटेशन दे रखी है कोर्ट ने, सिटेशन है ठीक है, ओपन दैट वेयर, अपन समझते बेटा कंसीडर करना, कंसीडर ठीक है, कंसीडर दैट वेयर द कंपनी हैड ग्रामेटिकली ध्यान रखिएगा, हैड कंसीडर ऑडिट कमेटी एंड कंप्लाइंट विद द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 177 द्रो बिलेटली, देरी से करा ठीक है, एंड पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर अ सेड वायलेशन वाज फाइन ओनली, और इसको क्या कर सकता है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर कंपनी कंपाउंडिंग ऑफेंस में जा सकती है। मतलब आप पे अप्लाई हुआ,
लेकिन आपने क्या नहीं करा, आप समझो मेरी बात को ध्यान से, अब अप्लाई हुआ प्रोविजन 177 आप पे अप्लाई हुआ, बट आपने क्या देरी से उसको क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है किसको, ऑडिट कमेटी को। तो बोलता ठीक है आपने कंपाइल तो कर लिया है अब, बट आप पे फाइन जरूर लगेगा, क्योंकि आपने एक ड्यूरेशन एलैप्स हो गई, एक टाइम पे जो आपको करना था आपने जब नहीं किया फाइन लगेगा। और इस ऑफेंस को कंपाउंडिंग में ट्रीट किया जाएगा। आप जानते होंगे मेरे बच्चे, कंपाउंडिंग एंड नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस। तो एकदम फिर भी मैं बोलता रहता हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछो, तुम पूछते हो यार व्हाट्सएप पे, बट कोई टॉपिक अगर बहुत डिटेल्ड होगा तो डिटेल में फिर वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सुना के 9 के व्हाट्सएप पे ना भेज सकते हो, भेजिए देखो खैर। चलिए आइएगा, अब कुछ कंपोजिशन समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपोजिशन समझते हैं, कहता है जी कंपनीज एक्ट ने कंपोजिशन बताइए और सेबी एलओडीआर के रेगुलेशन ने बताइए। क्या कहता है, मिनिमम 3 होना चाहिए मेंबर भैया, मिनिमम 3 डायरेक्टर विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग द मेजोरिटी। मतलब यहां पर इसने सिर्फ इतना बोला मेजोरिटी होनी चाहिए। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, कंपनी में अगर मीटिंग आप कमेटी बना रहे हैं, ऑडिट कमेटी बना रहे हैं, ऑडिट कमेटी के अंदर अगर टोटल 6 डायरेक्टर्स हैं, तो आप एक बात समझ जाइएगा 4 डायरेक्टर्स कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्लियर एकदम, विद मेजोरिटी। अच्छा इसी बात को ना सेबी का एलओडीआर जो कहता है, वो कहता है मेजोरिटी देखें 2/3 होनी चाहिए। देखो ध्यान से, कहता है 2/3 होना चाहिए, मतलब शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ। अगर टोटल नंबर ऑफ 9 है, एग्जांपल समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ 9 है उस कमेटी के अंदर मेंबर ना, तो 2/3 की हम बात कर रहे हैं, मतलब 6 डायरेक्टर उसके अंदर कैसे होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उस कमेटी के अंदर। फिर समझना, छोटी सी बात है, कंपनीज एक्ट ने तो बोला फॉर्मिंग द मेजोरिटी, बोला बस ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा का मतलब अगर हमने एग्जांपल लिया 6 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इन ऑडिट कमेटी, तो उसमें से 4 एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। वहीं हमने एग्जांपल लिया अगर 9 है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं से बोलता 9 है, तो सर कितनी सिंपल सी बातें सिखा रहे हैं आप। मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे मुझे छोटी छोटी बातें ही पूछते हैं, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पर रेशो कैसा हो सकता है, 5 और 4 का भी हो सकता है। 5 कैसा हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बाकी कैसा होता है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट अगर हम इसे लिस्टेड एंटिटी के पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पर मेजोरिटी कितनी बनेगी, फिर 6, क्लियर एकदम। चलिए, तो पहला बोला मिनिमम कितना लोग होना चाहिए, 3 मैन डायरेक्टर, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड फॉर्म द मेजोरिटी, हम बात पढ़ चुके हैं। सेम एलओडीआर में भी बोला हुआ है, मिनिमम 3 डायरेक्टर होगा और 2/3 होगा कैसा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी इशू किया हुआ है, स्टिल कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी। एसआर इक्विटी मेरे बच्चे जानते हैं ना, सुपीरियर वोटिंग राइट्स किसको इशू होते हैं, फाउंडर्स को, ताकि वो कंपनी को कंट्रोल कर सके, क्लियर एकदम। ये ऑर्डिनरी शेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सुपीरियर वोटिंग राइट कैरी करता है। और जनरली किसको इशू किए जाते हैं, फाउंडर्स को, लाइक मींस प्रमोटर्स वगैरह को, ताकि वो कंपनी के मैनेजमेंट को इनिशियली कंट्रोल कर सके। अगर आपकी कंपनी में एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है, वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, इन दैट केस आपकी ऑडिट कमेटी के अंदर सारे के सारे जो मेंबर होंगे वो सब के सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। देखो आओ, नाउ listed entity having outstanding SR equity shares, the audit committee shall only comprises of the independent director। बोला फिर सबका सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाओ। तो जनरली अगर देखा जाए, अगर SR इक्विटी नहीं है तो 2/3 लगाएंगे, 2/3 ऑफ, क्लियर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन। नाउ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन कैसे होनी चाहिए, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ तो सके, वो बैलेंस शीट को एनालिसिस कर सके, पीएनएल को एनालिसिस कर सके, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ सके, ये बात जरूरी है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, एनालिसिस कर सके, क्लियर एकदम। अच्छा यहाँ पर है ना, कंपनीज एक्ट ने आगे ज्यादा नहीं बोला, बस बोला कि है ना, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रीड का मतलब रीडिंग करना नहीं कह रहा हूँ, एनालिसिस करनी आती हो। अच्छा इधर ना एलओडीआर ने, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी का सवाल आ गया था, थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस किया, ज्यादा जोर दिया। कहता ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट। फाइनेंशियली लिटरेट मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए, किससे, अकाउंटेंसी के एक्सपीरियंस हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, क्लियर। एटलीस्ट 1 मेंबर शुड हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। और एक ऐसा होना चाहिए मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, लाइक सीईओ का पोस्ट पे आपके हम काम किया हुआ हो, सीएफओ का पोस्ट पे काम किया हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पोस्ट पे काम किया हुआ हो, ठीक है। या मैं जैसे कि यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, क्लियर एकदम। तो ये एक यहाँ हम कंसीडर क्या कर रहे हैं उसको, एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कंसीडर कर रहे हैं उसका। नाउ अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सी है, कहता है फाइनेंशियली लिटरेट मींस एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
बैलेंस शीट, पीएनएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। फर्दर कहता है for this purpose a member shall be considered have accounting or related financial management expertise if he she or possess experience in the finance or accounting, require professional certification in accounting, requisite professional। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, आंसर इज यस। यहाँ देखिएगा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, क्लियर एकदम, और कंपेरेबल एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड इंक्लूडिंग और बीइंग हैविंग CEO, CFO या सीनियर ऑफिसर विद द फाइनेंशियल ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर एकदम मेरे बच्चों को, सिंपल एकदम, ये जनरली सिर्फ समझ के चलना है हमको, ठीक है। LODR ये बातें कह रहा है, इस काम को ध्यान रखना है। कंपनीज एक्ट ने तो बस इतना बोला कि यू नॉट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर सकें, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चेयरमैन के लिए साफ कह दिया जी, LODR ने साफ कह दिया, चेयरमैन कैसा बनेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि क्या होगा मेरे बच्चे, SS1 ने क्या कहा था, SS1 ने कहा था या तो आप एक्ट को देखिएगा या आप अदर लॉज अगर रेफर किया तो अदर लॉज में ध्यान दीजिएगा या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली SS1 ने पहले ही कह दिया, तो इसका मतलब जब हम LODR देख रहे हैं तो लिस्टेड एंटिटीज को अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा वही चेयरमैन बनेगा। क्लियर एकदम, चेयरमैन कौन बनेगा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। एंड प्रेजेंट एट द AGM, क्लियर, आपकी कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होगा शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ सच कमिटी। क्लियर, ऑडिट कमेटी एट इट्स डिस्क्रिशन क्या कर सकती है, फाइनेंस डायरेक्टर को इनवाइट कर सकती है, हेड ऑफ द फाइनेंस फंक्शन, इंटरनल हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट या रिप्रेजेंटेटिव और स्टैट्यूटरी ऑडिटर, किस किस को इनवाइट कर सकती है। ऑडिट कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें क्या कर सकती है, देखो समझो, हम किसको बुला सकते हैं, एट द डिस्क्रिशन सर, एज द डिस्क्रिशन। पहला फाइनेंस डायरेक्टर, कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर होगा, आप उसको बुला सकते हैं। दूसरा, या आपके कंपनी का ना कौन हो सकता है मेरे बच्चे, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन जनरली CFO होती हैं, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्लियर एकदम, या रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, उसको इनवाइट कर सकते हैं क्लियर है डिस्कशन के लिए। बट ये ध्यान रखना है, देखो लास्ट वाले पॉइंट में, कि वो ऑकेजनली क्या करे, कि वो मीटिंग करे बट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव्स। इन एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस के बिना मीटिंग की जाए वो ज्यादा हो। कोई क्वेश्चन राइज हो जाता है, क्वेश्चन राइज कैसे हो सकता है, मान लीजिए जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, कंपनी के इंटरनल है ना फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को लेकर क्वेश्चन राइज हो गया, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को क्वेश्चन लेकर राइज हो गया, कंपनी की फाइनेंस पॉलिसी को क्वेश्चन लेकर राइज हो गया, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी हमको उनको सुनना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं। तो ऐसे केसेस में भी क्या कर सकते हैं, वो बुला सकते हैं ऑडिट कमेटी, किसको बुला सकती है, फाइनेंस डायरेक्टर को, और किसको बुला सकती है, हेड ऑफ द फाइनेंस हेड को बुला सकती है, या फिर हेड ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात करें, इंटरनल ऑडिट जिसको बोलते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। लेकिन ये लोग मीटिंग में बोल सकता है, दे हैव अ राइट टू स्पीक बट दे हैव नॉट राइट टू वोट इन द ऑडिट कमेटी मीटिंग। सर हमको याद है ये बात अच्छे से, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों आगे देखते हैं, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब फंक्शंस एंड रोल ऑफ ऑडिट कमेटी को ध्यान समझते हैं। सेक्शन 77 सबसेक्शन 4, उससे पहले हम सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 के अंदर कुछ डिटेल्स पढ़ के आए। यहाँ पर याद रखना कुछ बातें मैं आपको बताऊँ कमेंट्स के पॉइंट से, वो आपको समझनी है, याद करनी है। कुछ हम CB LODR के रेगुलेशन से उठाएंगे, जहाँ हम समझेंगे पार्ट C को, स्केड्यूल 1 के अंदर जो रेफर किया हुआ उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो समझेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस कौन बताएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है, इन राइटिंग बाय द बोर्ड। अब क्या क्या काम करेंगे, खास खास काम सुनना, ध्यान सुनना, अभी के भी याद करना। रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये क्या करेगा, डायरेक्टर लोगों को ना रिकमेंडेशन देगा, किसके लिए, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को लेके, रिम्यूनरेशन को लेके, उसकी टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट्स कौन सी है, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट कौन सी है। सो पहले क्या बोल रहा है, रिकमेंडेशन। बट अगर यही गवर्नमेंट कंपनी है, अगर यही गवर्नमेंट कंपनी है तो वो रिम्यूनरेशन और टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट को लेकर तो रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन फॉर अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं देगा। द गवर्नमेंट हैज अ डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर टू अपॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन एज अ ऑडिटर ऑफ सच कंपनी और नॉट। क्लियर एकदम। तो हमको पहला क्या बात पकड़ में आया, रिकमेंडेशन रेफर करेगी ऑडिट कमेटी, रिकमेंडेशन करेगी रिगार्डिंग व्हाट, अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्लियर एकदम। नाउ रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। अब ये ऑडिटर ऐसा तो नहीं है कंपनी के शेयर्स लेके बैठा हुआ है, ये कंपनी के किसी डायरेक्टर का रिलेटिव है,
तो ये क्या करना है, टाइम टाइम से मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है। क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर प्लस उसका देखो ऑडिट जो कर रहा है वो इफेक्टिवनेस देखेगा ऑडिट की, क्लियर एकदम। तो परफॉर्मेंस प्लस इफेक्टिवनेस और ऑडिट प्रोसेस। इफेक्टिवनेस और ऑडिट प्रोसेस का मतलब मैं सेक्रेटरी जब पढ़ाऊंगा सेक्रेटरी ऑडिट आपको उसमें और डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस और ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑडिट जिस पर्पज से की जा रही है, देखिए अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो क्या ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर पा रहा है, क्या इसके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ताकि ये डिटेक्ट कर सके। तो क्या हमारी ऑडिट, कंपनी जब ऑडिट कर रहा है, ऑडिटर जब कंपनी की ऑडिट कर रहा है, तो क्या वो छोटे छोटे फैक्ट्स को भी फाइंड आउट कर पा रहा है, जिससे कंपनी के कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियली कोई फ्रॉड कंडक्ट हो रहा हो और उसकी नॉलेज में ना आए, क्लियर एकदम। तो ये छोटा सा एग्जांपल देके समझाएं अभी। तो पहला बात क्या बोले, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन किसकी? अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया? रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर, इंडिपेंडेंस, कहीं इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए ऑडिटर, प्लस परफॉर्मेंस, ऑडिटर की परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। एग्जामिनेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट। थर्ड काम करेगा, एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ऑडिट कमेटी आप लोग जानते होंगे बोर्ड मीटिंग में, देखो समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिट कमेटी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होते हैं, आपको पता होगा, उन्हें कंसीडर करती है बोर्ड। बट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले ना ऑडिट कमेटी देखती है, फिर वो उसको देती है किसको? बोर्ड को, ताकि क्या रहे, एक्यूरेसी रहे, बोर्ड का वर्क कम हो सके। क्लियर? ये बात हम अब तक पढ़ते हैं कमेटी के रोल्स में। तो यहाँ पे क्या करेगा वो? एग्जामिन करेगा किसको बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड ऑडिटर रिपोर्ट। अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सबको पता होगा। इसके लिए वो ऑमनिबस अप्रूवल देते हैं, मे मेक ऑमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। चार बात याद करेंगे सर, पहले चार बातें। पहला रिकमेंडेशन, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, मैं कीवर्ड्स पकड़ रहा हूँ। रिकमेंडेशन, मॉनिटर, रिव्यू, वोट, ऑडिटर, इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। थर्ड, एग्जामिन, किसी को एग्जामिन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट। और भैया जी अप्रूव कर रहे होगे, या हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन इन व्हाट? any transaction which is related to the party, related party, any transaction related to the related party, clear? चलिए यहाँ तक का बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आती है यहाँ पे, उसे बड़े ध्यान से समझेंगे यहाँ पर बेटा। ये पैराग्राफ है ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना। हम कहना क्या चाह रहे हैं? कोई ट्रांजैक्शन है जिसको अप्रूव नहीं किया है किसने? ऑडिट कमेटी ने, ठीक है। ऐसा ट्रांजैक्शन जो 188 के अंदर फॉल नहीं हो रहा है, 188 सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, याद होगा ऑफ कंपनीज एक्ट। अब मान लीजिएगा उस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल ऑडिट कमेटी ने नहीं दी, ठीक है, और वो ट्रांजैक्शन अगर अप्रूवल विद इन 3 मंथ्स ऑडिट कमेटी नहीं देती है या उसको रेक्टिफाई नहीं करती है, याद रखिएगा वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी। सर नहीं आया समझ, सर कुछ नहीं आया समझ, हमने क्या कहा समझो। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके लिए ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया किसको? कमेटी को, कि भाई कमेटी आप इसके अप्रूवल देंगे। कमेटी ने ट्रांजैक्शन है एक्सेप्ट 188 सेक्शंस को छोड़ के, 188 बार बोल रहा हूँ क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात हम अलग करेंगे। उस ट्रांजैक्शन को बिना विदाउट अप्रूवल मान लीजिएगा एग्जीक्यूट किया जा रहा है और ऑडिट कमेटी ने विद इन 3 मंथ्स उसे रेक्टिफाई नहीं किया, क्लियर? इन दैट केस वो ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी। पहला बात पकड़ में आया। और अगर उसके वजह से मान लीजिए उस ट्रांजैक्शन की वजह से कंपनी को लॉस हुआ, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर था वो उसने उसे अथराइज किया या उस डायरेक्टर का उसमें इंटरेस्ट अटैच था और उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ, तो जो डायरेक्टर था या कंसर्न डायरेक्टर था, कंसर्न का मतलब जो डायरेक्टर उसको अथराइज किया उस एक्ट को, वो क्या करेगा? इंडैम्निफाई करेगा कंपनी को। देखो अब आओ, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन अदर देन ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन 188, बोला नहीं 188 छोड़ के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात अलग कर रहे हैं। वेयर ऑडिट कमेटी डज नॉट अप्रूव द ट्रांजैक्शन इट शैल मेक द रिकमेंडेशन टू बोर्ड। अगर अप्रूव नहीं किया है तो किसको रिकमेंड कर देगा? बोर्ड को।
Provided also that any transaction involving any amount not exceeding 1 crore rupees is entered into by a director or officer of a company without obtaining the approval of the audit committee and not rectified by the audit committee within 3 months, ध्यान से देखना मेरे बच्चों, from date of transaction, such transaction shall be voidable at the option of the audit committee, and if transaction is with the related party to any director or is authorized by the any other director, रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर जो है वो तो सो है ही, अगर उस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज किसी और डायरेक्टर ने भी किया है, देन डायरेक्टर कंसर्न शैल इंडेमनिफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस इंकर्ड बाय इट। बात पकड़ में आ रहा है? बात पकड़ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पर? कोई भी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट या अदरवाइज अदर देन ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 188, क्लियर? अगर उसको ऑडिट कमेटी अप्रूव नहीं करता है तो उसको सिंपली रिकमेंड कर दो, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्लियर एकदम। अब एक कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ उससे ज़्यादा नहीं है, आप जानते होंगे अपने पास अप्रूवल दे सकते हैं, बट 1 करोड़, अब यहाँ पे याद रखना एक बार, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, ये एग्जीक्यूटिव में खूब पढ़ी होंगे आप। ऑडिट कमेटी ने उसको अप्रूव नहीं किया है और विद इन 3 मंथ्स नहीं किया है, तो वो ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है? उसको वॉइडेबल ट्रीट कर सकती है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर जो कि रिलेटेड डायरेक्टर था या कोई अदर कंसर्न डायरेक्टर जिसने ऑथराइज किया उस ट्रांजैक्शन को और कंपनी को लॉस हो गया तुम्हारी वजह से, तो इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो पहला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। रिकमेंडेशन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन और टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिव्यू एंड मॉनिटर व्हाट? ऑडिटर इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या देखे थे? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट। फिफ्थ क्या पढ़े थे? अप्रूव करना क्या सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करना, क्या ट्रांजैक्शन which is related to the related party, clear एकदम। फिफ्थ स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब पता लगा कि कंपनी इधर से पैसा लेता है, उधर पैसा लोन में बांट रहा है दूसरी कंपनियों को, भले हम चेक करेंगे भैया कहीं LJ सही नहीं कर रखा है, आपको याद होगा लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? तो ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर रही है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के थ्रू, क्लियर हो रहा है बात? तो यहाँ पे क्या करेगा? स्क्रूटनी, किस चीज़ की स्क्रूटनी करेगा मेरे बच्चों? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एंड एसेट्स, अगर जरूरत पड़ेगा तो वैल्यूएशन भी करके बताएगा कि आज कंपनी की अंडरटेकिंग या कंपनी की पर्टिकुलर एसेट्स की क्या वैल्यू है। फर्दर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इवैल्यूएशन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एंड फाइनली मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड। कहाँ से पैसा आया? पब्लिक से पैसा आया था, अरे तो भैया इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? क्या जिस पर्पज से लिए थे क्या उस पे ही इस्तेमाल हुआ है या कुछ और जा रहा है? क्या हो रहा है? बात पकड़ में आ रहा है? तो स्क्रूटनी रिलेटेड टू व्हाट? सर स्क्रूटनी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, बोलो मेरे साथ में, इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा मेरे बात सो जल्दी से, सर वैल्यूएशन करेंगे अंडरटेकिंग का है ना एसेट्स का, अगर जरूरत पड़ा तो, ऐसा नहीं रोजाना करने बैठे हुए हैं, जब जरूरत पड़ी, और जब कब पड़ती है? सेल कर रहे हैं, ठीक है? सेल कर रहे हैं कंपनी के, या कंपनी उसको क्या डिस्पोज ऑफ कर रही है उस एसेट्स को किसी रीजन से, तो उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है? या हम बोल रहे हैं वैल्यूएशन करेगा किसका? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का, और मॉनिटर करना है, मॉनिटरिंग यूज करेंगे एंड यूज ऑफ द फंड्स रेज फ्रॉम द पब्लिक से जिस पैसे से जिस पर्पज से पैसा लिया था, क्या उसके क्या ऑडिट तो जाने जा रहा पहला, क्लियर एकदम? तो मेरे बच्चे ध्यान से याद रखेंगे, पहला रिकमेंडेशन देखे थे, फिर रिव्यू एंड मॉनिटर किया था परफॉर्मेंस ऑडिटर का, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे? एग्जामिन किए थे फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड ऑडिट रिपोर्ट को, फिर हमने अप्रूवल्स की बात की थी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से, फिर हमने स्क्रूटनी करी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की, उसके वैल्यूएशन किया अंडरटेकिंग का और एसेट्स का, या फिर उसके बाद हम लोग क्या किए? देखो वैल्यूएशन कर लिया ना, फिर हम क्या करेंगे सर? एवैल्यूएट करेंगे, एवैल्यूएट क्या करेंगे? अच्छा एक चीज़ समझना, आपको अगर बेटा लगता है कि सारी पॉइंट्स मुझे याद रहते हैं तो 2-3 बार मेरे साथ बोला करो, ठीक है? उससे आपको ईजिली याद रहेगा, क्लियर? तो इवैल्यूएशन क्या करेंगे इस चीज़ का? इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑडिट कमेटी है ना बेटा, फाइनेंशियल मैटर से रिलेट कर रही है, क्लियर? एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एंड फाइनली मॉनिटर करना है क्या? एक चीज़ हमको, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ द फंड्स रेज फ्रॉम द पब्लिक। बात में साथ में बोला करो बेटा, तभी याद होंगे, नहीं तो इतना सारा डिटेल कैसे याद रखोगे? सर मैंने एग्जीक्यूटिव में रट्टे मार के याद करा हुआ है, समझ लो। अब आ जाओ अंडर रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 3, बेटा इसलिए ना 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताएंगे, ध्यान सुनना मेरी बात को एक बार। सर ये तो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ छोटा क्या है, खास क्या रखना है इसमें, याद रखना। देखो पार्ट C ऑफ शेड्यूल 2, ये रेफर कर रहा है रोल,
ठीक है, ऑलमोस्ट वही रोल्स है जो हम ऊपर पढ़ते हैं, मिक्सअप किए हुए हैं, सिर्फ इसको रीड करके जाना एग्जाम में। मैं तुमको बोल रहा हूँ 5, 10, 20, 21 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है ना बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट बी के हैं, क्यों है बताता हूँ। जितने भी ये रोल्स हैं ना यहाँ बताए गए हैं, इसमें से बोर्ड की मर्जी होती है। बोर्ड की मर्जी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाती है, तो टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर इसमें से इन्हें या इनके अलावा भी वही ऑलमोस्ट वही है, देखो स्क्रूटनी, वैल्यूएशन, रिव्यू, ठीक है, इसके अलावा भी क्या कर सकती है यहाँ पर और भी बातें ऐड कर सकती है टर्म ऑफ रेफरेंस में। बट जब हम इस स्केड्यूल को देखते हैं और उसका पार्ट भी आता है, वो कहता है जी ये तो मैंडेटरी है, मतलब ऑडिट कमेटी को काम तो देना ही देना है। तो एग्जामिनर ना आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि पार्ट बी किसका, पार्ट सी ऑफ स्केड्यूल सेकंड के अंदर जब हम देखते हैं 2 पार्ट में डिवाइड है ये स्केड्यूल, पार्ट ए, जो पार्ट ए ऊपर बेटा यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ये देखे थे हम, और एक आता है हमारे सामने पार्ट बी के अंदर आ रहे हैं। ये जो है बेटा मैंडेटरी है। देखो, कमिटी शैल मैंडेटली रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं क्या क्या, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, आज कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब समझ रहे हैं, कितनी डेट रेजिंग की हुई थी, कितना डेट बर्डन है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है कंपनी का, ठीक है, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी बन रही है, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, ठीक है, फंड फ्लो, कैश फ्लो की बात करेंगे, कंपनी की क्वार्टर रिपोर्ट्स क्या थी, कंपनी की हाफ ईयरली बेसिस पे क्या है, एनुअल बेसिस पे क्या है, कंपैरिजन है, कंपनी क्या साउंड है फाइनेंशियली। तो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर एकदम, कंपनी जो एक्टिविटी कर रहा है, जिस पर्पस में पैसा लिया गया था और जिस पर्पस को जहां इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी एक्सपांशन में जा रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और जो जिस ऑब्जेक्टिव से कंपनी बनाया गया था, क्या वो फुलफिल हो रहा है या पैसा कहीं और जा रहा है। क्लियर, तो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर एकदम, कि पता लगा कंपनी पैसा तो ले रहा है, पब्लिक से पैसा आ रहा है, बैंक से पैसा ले रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है, मतलब बिजनेस में लगा रहा है पैसे को, बट उससे कोई उसके लिए फ्रूटफुल एक्टिविटी नहीं हो रही है। क्लियर। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये भी हम पढ़ के आए थे अच्छे से। सिग्निफिकेंट, आपको देखो समझो, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है, मे बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड, मे कैन नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है, क्यों, क्योंकि हो सकता है उन्हें कंसिडर करें ना करें, ठीक है, बट अगर कुछ सिग्निफिकेंट है, जैसे अभी मैं बोला 1 करोड़ उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है, 1 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है, और वहाँ पर रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, या अभी हमने बात किया था कोई डायरेक्टर है जो रिलेटेड पार्टी है, इन दैट केस ये क्या करेगा, उसे कंसिडर करेगा। सिग्निफिकेंट वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो पहला क्या देखे थे, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। फिर कहता है मैनेजमेंट लेटर्स या लेटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, सपोज एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो रिपोर्टिंग होती है या जो डेटा इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं किया जा रहा है, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में जो माइनर डिटेल्स होती हैं उसे कंसिडर नहीं करती है, तो क्या हो रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेसेस, जो कि ऑल्टर ने स्टैट्यूटरी ऑल्टर ने आइडेंटिफाई करी थी कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज थी उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। क्या हो रहा है, आपने हर ट्रांजैक्शन करेगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, तो बट देयर नीड बी क्लैरिटी। तो कहता है जी क्या देखेंगे, मैनेजमेंट लेटर्स एंड लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस एंड इश्यूड बाय द स्टैट्यूटरी ऑल्टर। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस। क्या हो रहा है, बहुत डिटेल में बताऊंगा सब कुछ पार्ट है ना, ये अभी हम लोग और भी पार्ट पढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल जाएंगे इसी बुक के अंदर, जब जाएंगे डिटेल में आगे तो मैं बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल में समझाऊंगा अभी। लेकिन अगर मैं अभी बेटा बोलना स्टार्ट करूंगा ना तो सब ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा, टॉपिक कहीं और पहुंच जाएगा। तो 4 पॉइंट देखा हमने, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड, बोलो वापस मेरे साथ में बोलना, मेरे बच्चे बिना बहुत से बोलना एग्जाम में पूछ सकता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, पहला बात। दूसरा बात क्या बोले, देखो जी हमको ना सिग्निफिकेंट, देखो स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट व्हाट, कुछ मटेरियल ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। क्लियर। देन हमने क्या देखेंगे, सर ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस देखेंगे, तो मैनेजमेंट लेटर एंड लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस इशूड बाय
स्टैच्यूटरी ऑडिटर बोलता है, कह रहे आपके यहाँ छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो एंट्रीज होती हैं, गड़बड़ होती हैं, इनको कंसिडर करते ही नहीं आप लोग यार। ये देखने का काम ऑडिट कमेटी का, क्लियर। या इंटरनल ऑडिट कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट कंट्रोल जब बात करें, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, उसकी वीकनेसेस फाइंड करना है। अपॉइंटमेंट, ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 5 इज रियली इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म ऑफ रिमनरेशन ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर शैल बी सब्जेक्ट टू द रिव्यू बाय द ऑडिट कमिटी। रिव्यू देखो, याद रखें ना, रिव्यू 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 बोल रहा है, रिव्यू लेना मैंडेटरी है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना, अगर आपकी कंपनी के अंदर चीफ इंटरनल ऑडिटर है और चीफ इंटरनल ऑडिटर को अगर रिमूव कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, रिमाइंडर डिसाइड कर रहे हैं, तो ऑडिट कमिटी की रिकमेंडेशन है ना मैंडेटरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर। अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म ऑफ रिमैनेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर शैल बी सब्जेक्ट टू द रिव्यू बाय द ऑडिट कमिटी। कौन? ऑडिट कमिटी का रिव्यू लेनी ही पड़ेगी, क्लियर है। किसके लिए? चीफ इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन, रिमूवल। बोर्ड रिमूव कर रहा है चीफ इंटरनल ऑडिटर को, कर दे सीधा? नहीं जी, आपको देखना पड़ेगा क्या ऑडिट कमिटी के क्या ओपिनियंस है, उसकी रिकमेंडेशन लेनी होगी। फिर कहता है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। अब क्वार्टरली डिफरेंसेस आए, मतलब फाइनेंशियल के अंदर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स of deficit including reporting of monitoring agency applicable to submitted to stock exchanges plus annual statement of funds utilized for the purposes other than those said in the offer document। अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में या प्रोस्पेक्टस या नोटिस में जिस पर्पस से फंड लिया गया था उस पर्पस पे यूटिलाइज नहीं हुआ है, किसी और पर्पस पे किया गया है, ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पे किया गया है, तो उसके डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एग्जाम में मेरी एक्सपेक्टेशन से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्लियर एग्जाम। चलिए मेरे बच्चों, इसे देखो यहाँ पे रिमार्क दे रखा है, ध्यान से देखें तो आप। कहता है अंदर रेगुलेशन 18 सेक्शन 3 पार्ट ए, रेगुलेशंस इंक्लूसिव फंक्शन नॉट एग्जॉस्टिव, any other function may be entrusted by the board of director of the audit committee। However, part B prescribe the mandatory functions which are essentially to be addressed by the audit committee of board। ये एग्जाम में इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये तो मैंडेटरी है, जब आप टर्म ऑफ रेफरेंस मेंशन करोगे तो ये तो बताना, लिखना जरूरी है, उनका वर्क होगा। चलो मेरे बच्चे फटाक से आ जाओ, पावर की बात कर लेते हैं मेरे फटाफट से। सेक्शन 77 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 ने बताई है छोटी छोटी बातें, दिमाग में सिर्फ याद रखनी है, रट्टा नहीं मारना है। देखो ऑडिट कमेटी की सबसेक्शन 5 में कहता है पावर टू कॉल टू वूम, ऑडिटर को बुलाओ जी। कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अभी पीछे पढ़ के आते बात, एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये पॉइंट नंबर 1 बनेगा यहाँ तक। और ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटर, ये पॉइंट नंबर 1 इजी कर रहा हूँ ताकि याद रहे। पावर टू कॉल ऑन द कमेंट ऑफ द, किसका कमेंट चाहिए हमको? ऑडिटर का। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में मुझसे पूछेंगे, क्लियर है, या ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, तो उसको बुलाने के लिए। पॉइंट नंबर 2 बोलता है रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड एंड ऑल्सो डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ये पॉइंट नंबर आपको 2 बना, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट क्या बना है? पावर टू कॉल, किसको कॉल करेगा? कमेंट के लिए बुलाएगा, किसको? ऑडिटर को। किस लिए? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। देखो पहला पॉइंट मिला, power to call comment of the auditor about internal control system and scope of audit plus including observation of auditor। फिर क्या करेगा? रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है जी, करेंगे। बोर्ड मीटिंग में उसे रखने से पहले खुद रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड डिस्कस कर सकता है इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर और मैनेजमेंट साथ में कि भैया ये जो आप यहाँ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के आपने जो रीजन दिए हैं उसको जस्टिफाई कीजिएगा। सेक्शन 6 कहता है इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी है, जो कैसे? एज पर टर्म ऑफ रेफरेंस या कोई इन्वेस्टिगेशन के टास्क इसको किसने दियो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। देखो हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर कौन सा? कुछ भी नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग या रेफर टू इट बाय द बोर्ड, क्लियर है। कमिटी हैज पावर टू टेक ओपिनियन ऑफ द एक्सटर्नल, या ऑफ कोर्स किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से भी, किसी प्रोफेशनल की भी एडवाइस लेने की पावर ले सकता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। मेरी बात को समझ में आ रहा है? सेक्शन 77 सबसेक्शन 5 तो यहाँ पर जनरल सी बात कर रहा है, पावर टू कॉल ऑन द कमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंड हिज ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस कह रही हैं। प्लस देखो यहाँ पे 2 वर्ड पकड़ के चलना, इसलिए कह रहा हूँ 2 पॉइंट बना लोगे ना, इजी रहेगा और समझ के हो जाएगा, ठीक है।
फिर क्या कर रहा है, रिव्यू करने का पावर है, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्कस विद इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। क्लियर। सबसेक्शन 6 कहता है इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ रेफरेंस और एनी मैटर रेफर्ड बाय द बोर्ड, एंड ऑल्सो टेक द असिस्टेंस ऑफ द किसका प्रोफेशनल एडवाइजर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। नाउ सबसेक्शन 7 क्या कहता है, देखो बेटा, कहता है ऑडिटर ऑफ द कंपनी केएमपी राइट टू बी हर्ड बट शैल नॉट हैव राइट टू वोट। बुला सकते हैं मीटिंग में, हाँ जी, मीटिंग में आप बुला सकते हैं, ऑडिट कमेटी की मीटिंग में आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बुला सकते हैं, याद रखिएगा केएमपीज को बुला सकते हैं, एंड दे आर राइट टू बी हर्ड, भाई अपनी बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं, बट उनको वोट नहीं मिलेगा। और यही बात यहाँ पे एलओडीआर ने मेरे बच्चे सब रेगुलेशन 2 क्लॉज सी में बोली है। मेरे को यहाँ तक लगता है, उम्मीद है कि आपको ये बात पकड़ में आया होगा। ध्यान से सुनते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, इसलिए स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि ऑडिट कमेटी कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। नाउ अगर हम बात करें बेटा मीटिंग की, याद देखिएगा 4 मीटिंग्स होनी जरूरी है, एंड गैप शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। ये अच्छे से रटा हुआ होगा। रेगुलेशन एलओडीआर रेगुलेशन 2015 क्या कहता है, ऑडिट कमेटी शैल मीट एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर एंड नॉट मोर देन 120 डेज। लगता है इसे क्या रखा है, आधा काम आप पढ़ लिया करो। 120 डेज आपकी बुक में अगर नहीं हो तो लिख लीजिएगा। नॉट मोर देन 120 डेज शैल elapse बिटवीन 2 मीटिंग्स। एंड quorum कैसे होगा, आपको बहुत सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है ये बात। 2 और 1/3 whichever is higher, बट याद रखना मेजोरिटी किसकी होगी इसके अंदर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। मेजोरिटी कैसे, मतलब एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। कॉरम कैसे होगा, पहले मीटिंग की फ्रीक्वेंसी समझ लो। मीटिंग की फ्रीक्वेंसी मतलब 4 मीटिंग्स इन अ ईयर बोले हुए हैं, इन अ ईयर बोले हुए हैं, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर नहीं बोल रहा हूँ, इन अ ईयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि अगर करनी है प्लस गैप नहीं होगा 120 डेज से ज़्यादा, there should not more than 120 days gap, 120 days gap between 2 meetings of the audit committee। ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा तुमको अपना कमेंट सेक्शन में, बोर्ड मीटिंग है, ठीक है। एंड कॉरम की अगर बात करें तो कहता है जी 2 और 1/3, याद रहेगा 2 और 1/3 whichever is higher, provided at least 2 independent director must attend this meeting। पहले ही शुरू में बता दिया था कि मेजोरिटी कौन लोगों को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लोगों का होगा। नाउ डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट, जी इसकी डिटेल दीजिएगा। आपने जो बना ली ना, तो सेक्शन 134 सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है आपको, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको डिटेल देनी पड़ती है किसकी, ऑल कमेटी की। क्या क्या भाई, कंपोजिशन कैसे किया आपने, मिनिमम 3 डायरेक्टर लोगे, डायरेक्टर का कौन लोगे, नेम पर्टिकुलर सब कुछ डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। एंड द वेयर द बोर्ड हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन देन गिव द रीजन ऑफ इट, डिस्क्लोज द रीजन ऑफ इट, कि आपने अगर ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं करी है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर, किसी मैटर पे, तो उसको मेंशन कीजिएगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। क्लियर एकदम। तो कंपोजिशन लिखना है बोर्ड रिपोर्ट के सेक्शन 130, याद रखना बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बोर्ड रिपोर्ट में डायरेक्टर लोगों को मेंशन करना पड़ता है क्या, कि सर जी कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी प्लस if any recommendation is not accepted by the board of director, then the board of director give the disclosure of it in the board report with the reason of not such acceptance। और एलओडीआर कहता है जी क्या, कि कुछ चीजें आपको मेंशन करनी, क्या क्या देखो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उन्हें क्या क्या टाइम काम दिया गया था, याद रखना भी बताए थे। पार्ट बी वाला तो मैंडेटरी है, कहां से आया था ये पार्ट बी, एलओडीआर के स्केड्यूल नंबर 2 से, तो वो तो मैंडेटरी है। इसके अलावा जो भी आपने टाइम का उन्हें वर्क दिया हुआ है वो आप मेंशन कीजिएगा। कंपोजिशन, नेम ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, अब आपको पता हो जल्दी से चेयरपर्सन कौन बनेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर। मीटिंग्स एंड अटेंडेंस ऑफ द मीटिंग, क्लियर एकदम है। ये बहुत जनरल सी एस्पेक्ट आपको मेंशन करनी है आपकी बोर्ड रिपोर्ट में। रेगुलेशन 2046 कहता है वेबसाइट ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज एट ऑल टाइम्स कंपोजिशन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफ द बोर्ड। कंपनी ना लिस्टेड कंपनीज के लिए तो स्पेसिफिकली बोल दिया, रेगुलेशन 46 ऑफ एलओडीआर ने क्या बोल दिया, कि जितनी भी तरह की आपने कमिटीज बनाई है मैंडेटरी है उसकी कंपोजिशन की डिटेल देना आपकी कंपनी की वेबसाइट पर। क्लियर हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एक बार जरूर रिवाइज करना, स्पीड से इसलिए रिवाइज करवाया है आपको सारा ये, ताकि आप लोगों को ना, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में पढ़े हुए हो और आगे यहाँ दिक्कत नहीं है। अगेन इसलिए आई एम सेइंग, अगर कोई भी क्वेरी आता है तो आप मुझे सेंड कीजिएगा NRK9 के व्हाट्सएप ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट नंबर पे, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया, सेकेंड पार्ट थर्ड में आगे जाएंगे और पार्ट 4 पार्ट बनेंगे टोटल इसके, एंड टेस्ट सीरीज के लिए रेडी हो जाइएगा। ऑलराइट, ऐसे ही मेहनत कीजिएगा,
रेगुलर टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिएगा एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे जाए। ऑलराइट, गुड बाय, एंजॉय।